हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है उसके चैप्टर 4 को लेकर। ठीक है, जो चौथा चैप्टर दिया गया है इस बुक में दैट इज ऑन पॉवर्टी या फिर गरीबी के ऊपर, उसके हम पार्ट 3 में आज इस चैप्टर को लेकर बात करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से, पहले पार्ट में हमने ये सीखा था कि पुअर कौन होते हैं यानी कि गरीब कौन होते हैं, और दूसरे पार्ट में हमने ये सीखा था कि गरीबों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या उनकी पहचान कैसे की जाती है। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा का कंसेप्ट हमने समझा था और आज इसी में हम आगे बढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि इंडिया में जो नंबर है, गरीबों की जो संख्या है वो कितनी है और क्या चीज़ ऐसी है जो पॉवर्टी करती है, यानी कि व्हाट आर द कॉजेस, पॉवर्टी होने के, गरीबी के कारण क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आज के पार्ट में समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी यहाँ पर इस वीडियो कोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इन बातों को पहुँचाएं और वीडियोज़ आप सभी लोग भी पूरे वीडियोज़ देखें, कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय इस वीडियो के बारे में हमें बताना ना भूलें। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इस मिशन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि हमारा जो मिशन है एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना सभी लोगों के लिए, शिक्षा पर सभी का अधिकार है, ये सभी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए। इस ही लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस मिशन में, इस लक्ष्य में आप हमारा साथ ज़रूर दीजिए। स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसके माध्यम से आप थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, जो भी योगदान करना चाहें वो कर सकते हैं। यूपीआई आईडी भी यहाँ पर नीचे दी गई है, okul@axis-bank। और अगर किसी को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने की इच्छा है तो वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, आज हमें बात करनी है द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, भारत में गरीबों की संख्या के बारे में। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, इट इज नोन एज हेड काउंट रेशियो। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उन लोगों की संख्या काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं जो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं। ठीक है, और उनका हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से संख्या गिन रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा हेड काउंट। हम उन लोगों के सिर को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, You might be interested in knowing the total number of poor persons residing in India. ठीक है, आप इस बात पे इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि कितने लोग जो है इंडिया में रहते हैं जो गरीब हैं। एब्सोल्यूट नंबर की बात हो रही है। Where do they reside? वो लोग कहाँ रहते हैं? And has their number or proportion declined over the years or not? यानी कि उनकी जो संख्या है वो जैसे जैसे समय बीतता गया है, आज़ादी के बाद से आज तक जब अलग अलग नीतियां बनी है, अलग अलग स्कीम्स वगैरह बनी है, तो क्या उनकी संख्या कम हुई है या नहीं हुई है? यही कुछ सवाल है जो आज हमें पता लगेंगे यहाँ पर। When such a comparative analysis of poor people is made in terms of ratios and percentages, we will have an idea of different levels of poverty of the people and their distribution between states and over टाइम। ठीक है, तो जब इस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी जो है, तुलनात्मक स्टडी जब या तुलनात्मक एनालिसिस जो है वो किया जाएगा, तो हमें ये पता लगेगा कि अलग अलग लेवल ऑफ पॉवर्टी क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉवर्टी क्या है लोगों का और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि कहां पर लोग जो है वो ज्यादा है, ज्यादा पुअर है, किस स्टेट में पुअर लोग कम है। ठीक है, ये चीजें हमें पता लगेंगी और समय के साथ साथ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से चेंज हो रहा है, कहीं कहां पर बढ़ रहा है, कहां पर घट रहा है। ठीक है, और समय के साथ साथ इसका क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, ये भी हम लोगों को जानने को यहाँ पर मिलेगा। द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज नाउ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द नीति आयोग। पहले ये जो था, ये प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था, योजना आयोग, वो जारी करता था आंकड़े, और अब ये आंकड़े जो है, ये डेटा जो है जारी करता है नीति आयोग। ठीक, इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। ये हमने कल बात की थी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा क्या होता है कि जितना पैसा जो है आप अपने जरूरी चीजों के सामान, जो जरूरी सामान है उस पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जो कंजम्पशन का आपका सामान है उस पर आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके आधार पर यह एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, और ये डेटा कौन कलेक्ट करता है? डेटा इज कलेक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ठीक है, नाउ कॉल्ड एज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो चार्ट 4.3 है ये शो करता है द नंबर ऑफ पुअर एंड देयर प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन इंडिया फॉर द ईयर्स
1973 से 2012 के बीच में, ठीक है। यहां पर देखिए नीचे ये चार्ट को हम लोग समझेंगे। पहले चार्ट में दिया गया है एब्सोल्यूट नंबर कि कितने नंबर ऑफ पुअर है जो यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। ये जो लाइट कलर में दिखाई गई है लाइन, ये अर्बन है यानी कि शहरी है, और ये जो ऊपर लाइन चल रही है दिस इज योर रूरल, ठीक है। यहां पर पुअर नंबर का नंबर ऑफ पुअर दिया गया है, यहां पर दिया गया है हेड काउंट रेशियो, ठीक है। यहां पर ये जो चीज है परसेंटेज के आधार पर दी गई है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या दिया गया है, देखिए इन 1973-74 में मोर देन 320 मिलियन पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन। आप यहां से टोटल वैल्यू देख सकते हैं 1973-74 के आसपास। यहां पर देखिए ये लगभग 50-55 के आसपास है और ये लगभग 260 के आसपास है, ठीक है। तो दोनों मिला के लगभग 320 के आसपास बन जाता है, ठीक है। और अगर 2011-12 की हम बात करें तो दिस नंबर हैज कम डाउन टू अबाउट 270 मिलियन। 2011-12 का हम यहां पर देखें वैल्यू तो ये लगभग 220 के आसपास है, और ये लगभग जो वैल्यू है 40 के आसपास, 50 के आसपास है, तो 270 मिलियन ये हो जाती है। यानी कि कुल मिला के जो वैल्यू है वो आपकी इतने सालों में, यानी कि 1973-74 से लेकर 2011-12 तक 320 से 270 पे आ गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 50 मिलियन लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, यानी कि गरीबी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। ये तो है एब्सोल्यूट टर्म्स में बात, मतलब एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में बात। इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो 73-74 में अबाउट 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, ठीक है। टोटल बात हो रही है। यहां पर देखिए, ये देखिए अगर आप अर्बन की बात करते हैं तो यहां पर 50 के आसपास है, रूरल की बात करते हैं तो 56-57 के आसपास है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो 55% है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। 2011-12 में यही जो चीज है, यही आंकड़ा गिर चुका है कितने में, 22% में, ठीक है, 22%। यहां पर आप चेक कीजिए वो एवरेज इसका देखेंगे आप, अर्बन में आपको मिल रहा है लगभग 18 के आसपास ये वाली वैल्यू, ठीक है, लगभग 15 के आसपास आप कह सकते हैं, 15-16 के आसपास। और ये वाली वैल्यू जो आपको मिल रही है लगभग 25 के आसपास है। तो इनका एवरेज आप निकाल के देखेंगे तो लगभग ये आ रहा है 22 के आसपास जो यहां पर दिया गया है, ठीक है। 73-74 की अगर आप बात करते हैं तो मोर देन 80% ऑफ द रूरल रिसाइडेड, 80% ऑफ द पुअर रिसाइडेड इन रूरल एरियाज, एंड दिस सिचुएशन हैज नॉट चेंज्ड इवन इन 2011-12, ठीक है। अगर आप 73 में देखें तो यहां से आपको ये चीज पता नहीं लगेगी क्योंकि यहां पर तो ओवरऑल पॉपुलेशन का दिखाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का अलग अलग टोटल पॉपुलेशन के आधार पर परसेंटेज वहां पर नहीं दिया गया है। यहां पर यह चीज लिखी गई है कि 1973-74 में क्या था कि 80% जो पुअर थे वो रूरल एरियाज में रहते थे, मतलब टोटल का 80%, ठीक है। और ये सिचुएशन जो है 2011-12 में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट मोर देन 3/4 ऑफ द पुअर इन इंडिया स्टिल रिसाइड इन विलेजेस, ठीक है। जो गरीब है आज के देश, आज के समय में भी अगर हम जो बात करें, मोर देन 3/4 यानी कि 3/4 से ज्यादा जो कुल संख्या है गरीबों की वो आज भी गांवों में ही रहती है, रूरल एरियाज में ही रहती है, ठीक है। इन द 1990s the absolute number of poor in rural areas had declined whereas the number of their urban counterparts increased marginally, ठीक है। 1990 के दशक में क्या हुआ है कि जो एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम गरीबों की बात करते हैं इन द रूरल एरियाज तो वो थोड़ा सा कम हुए हैं, उनकी संख्या जो है थोड़ा सा कम हुई है। और वहीं अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में या शहरी क्षेत्रों में तो उनकी जो संख्या है वो थोड़ा सा बड़ी है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण है माइग्रेशन, पलायन। जो लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ को जा रहे हैं, क्यों, रोजगार की तलाश में, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। द पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइंड कंटिन्यूसली फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो पॉवर्टी रेशियो है वो डिक्लाइन कर रहा है दोनों एरियाज के लिए, अर्बन के लिए भी और रूरल के लिए भी। फ्रॉम चार्ट 4.3 you will notice that during 1973 to 2012 there has been a decline in the number of poor and their proportion, but the nature of decline in the two parameters is not encouraging, ठीक है। जो नंबर है आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों ग्राफ नीचे की तरफ को चल रहे हैं, यानी कि जो एब्सोल्यूट नंबर है वो भी कम हो रहा है और जो हेड काउंट रेशियो यानी कि जो परसेंटेज के टर्म है वो भी कम हो रहा है, लेकिन इतना कम अभी भी नहीं है, ठीक है। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहां पर वैल्यू आ रही है 270 मिलियन के आसपास, अभी भी नीचे है गरीबी रेखा से, और यहां पर आ रहा है 22%, टोटल पॉपुलेशन का लगभग 22%। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि ये वैल्यूज उतनी ज्यादा एनकरेजिंग या उत्साहवर्धक नहीं है, ठीक है। द रेशियो इज डिक्लाइनिंग मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री, ठीक है। जो रेशियो है वो बहुत धीरे धीरे जो है नीचे गिर रहा है। You will also notice that the gap between the absolute number of poor in rural areas and urban areas got reduced, whereas in the case of ratio, the gap has remained the same until 93-94 and has widened in 2011-12, ठीक है।
अगर आप बात करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो जो गैप है इन दोनों के बीच में, जो गैप है वो कम हो रहा है एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में। ठीक है, यहां पर देखिए गैप जो है वो धीमे धीमे कम हो रहा है। इसके बाद आप स्पेशली बात करें 2004-05 के बाद, तो गैप जो है वो कम हो रहा है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के टर्म्स में, रूरल और अर्बन में, तो यहां तक तो थोड़ा सा ये गैप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कम हो रहा है 1993-94 के बाद, लेकिन उसके बाद एकदम से यहां पर ये 2004-05 में बढ़ा है और फिर ये लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं आया है। ऑलमोस्ट इनके बीच का जो गैप है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट है या बढ़ रहा है, यानी कि कम तो किसी भी हालत में ये होता हुआ हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे ये कुछ स्टेट्स, कुछ लार्ज स्टेट्स के बारे में जो पॉपुलेशन है इनकी बिलो पॉवर्टी लाइन, वो यहां पर दी गई है। ठीक है, ये देखते हैं, ये भी कंपैरिजन वही किया गया है 1973-74 और 2011-12 के बीच में। देखिए, द स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी आर शोन इन चार्ट 4.4। द टू लाइंस इन द चार्ट इंडिकेट्स द नेशनल पॉवर्टी लेवल। ठीक है, देखिए यहां पर जो ये लाइन है नेशनल पॉवर्टी लेवल की, ये लाइन यहां पर आपको दी गई है, जो आपको ये लाइन दिख रही है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, द फर्स्ट लाइन फ्रॉम बिलो इंडिकेट्स द पॉवर्टी लेवल ड्यूरिंग 2011-12 एंड द अदर लाइन इंडिकेट्स द सेम फॉर द ईयर 1973-74। ये जो दो लाइनें यहां पर दी गई है, ये 2011-12 का जो पॉवर्टी लाइन है वो दी गई है। ठीक है, और ये ऊपर वाली जो है ये 1973-74 की जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, वो दी गई है। यानी कि आप एक तो समझ सकते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है वो नीचे आई है। ठीक है, लगभग इन 30 सालों की अगर हम बात करें, 30-40 सालों की, तो यहां पर जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, वो नीचे आई है। ठीक है, इस चीज को हम यहां पर देख भी पा रहे हैं। दिस मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ पुअर इन इंडिया ड्यूरिंग 1973-12 हैज कम डाउन फ्रॉम 55 to 22%। ठीक है, क्योंकि जो प्रपोर्शन ऑफ पुअर है वो नीचे आ गए हैं, इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, वो भी नीचे आ गई है, क्योंकि गरीबी रेखा ही एक मेजरमेंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। ये हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं। द चार्ट ऑल्सो रिवील्स दैट 6 स्टेट्स, कौन कौन सी है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, कंटेन्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर इन 1973-74। ठीक है, आप ये स्टेट्स के बारे में यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो पॉपुलेशन थी, पुअर पॉपुलेशन, वो ज्यादा थी। ठीक है, कहां कहां पर देखिए, बिहार में है, आपका मध्य प्रदेश में है, आपका ये उड़ीसा में है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहां पर ये चीज दी गई है। तमिलनाडु भी इसमें है, देखिए 55% के आसपास। इसके बाद जब ये चीजें हुई है ड्यूरिंग 1973 to 2012, मैनी इंडियन स्टेट्स रिड्यूस्ड द पॉवर्टी लेवल्स टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, yet the poverty levels in 4 states, Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh, are still far above the national poverty level। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि अब क्या है, इन 4, अगर इन 6 राज्यों में भी हम बात करें, तो इसमें से जो ये वाला राज्य है तमिलनाडु, यहां पर कम हो गया है, देखिए। ठीक है, लेकिन अगर हम और राज्यों की यहां पर स्पेसिफिकली बात करें, तो बिहार में अभी भी जो नेशनल लेवल है, ये वाला जो नेशनल लेवल है 22% का, यहां पर इससे अभी भी क्या है, ज्यादा है। देखिए यहां पर 34 है, ज्यादा है। इसके साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 36 है, और यहाँ पर भी उड़ीसा में भी ज़्यादा है, आपका उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है, और बंगाल में भी लगभग आप कह सकते हैं कि उसके आसपास ही है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि जो ये वाली वैल्यू है, आपकी तमिलनाडु की जो वैल्यू है, जो 55 से 16% पे आ गई है, ये काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में भी आप वैल्यू देखेंगे तो 63 से 23, यानी कि काफी ज्यादा डिक्लाइन यहां पर हुआ है। स्पेसिफिकली यहां पे भी अगर आप बात करें, आंध्र प्रदेश की में भी तो 49% था और अब ये 11% पे आ चुका है। तो काफी ज्यादा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने काफी इस केस में प्रोग्रेस की है। ठीक है, यू मे नोटिस दैट वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु रिड्यूस्ड पॉवर्टी लेवल मच बेटर देन अदर स्टेट्स। ठीक है, ये चीजें यहां पर जो है वो दी गई है। हाउ कम दे वर एबल टू डू मच बेटर देन दी अदर स्टेट्स। अब यहां पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा कैसे है कि जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और पॉवर्टी लेवल को काफी हद तक ये लोग कम कर पाए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये मतलब एक आपको लोगों को आइडिया दे दूं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, कि जो इस तरीके की स्कीम्स वगैरह हैं, जो इस तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो गरीबों के लिए फ़ायदेमंद रही हैं, जिससे उनको फ़ायदा पहुंचा है, ये यहाँ पर चालू की गई होंगी, ज़रूर सी बात है, तभी ऐसा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई और आइडिया इसके बारे में आता है या आप लोगों को कोई और जानकारी है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, बार बार मैं फिर से कहूँगा कि आप लोगों को सोचने के लिए यहाँ पर चीज़ें मजबूर की जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें आपको ही सीखनी है, जवाब जो है एग्जाम में आप लोगों ने ही लिखने हैं। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं, व्हाट कॉजेस पॉवर्टी, गरीबी होने का कारण क्या है। ठीक है, गरीब होने का या गरीबी का कारण क्या है। द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लाई इन द इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर्स दैट मार्क द लाइफ ऑफ द पुअर। ठीक है, द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड अनेबल टू एक्वायर स्किल्स विच फेच बेटर इनकम्स। ठीक है, अब गरीबों के पास क्या है कि उनके पास स्तर की शिक्षा नहीं है। ठीक है, बेटर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो लोग बेटर इनकम जो है वो ऐसे काम नहीं उनको मिल पाते, ऐसे रोजगार उनको नहीं मिल पाते कि जिससे उनकी जो इनकम है, जो आय है वो अच्छी हो सके। ऑल्सो एक्सेस टू हेल्थ केयर इज डिनाइड टू दी पुअर। उनके पास क्या है कि हेल्थ केयर यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो भी उनको नहीं मिल पाती हैं। द मेन विक्टिम्स ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आर पुअर। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं कि जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजियन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और बाकी भी जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की जो घटनाएं हैं वो इन गरीबों को ही झेलनी पड़ती है। दीज कैन बी कॉज्ड एज द रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, यानी कि काफी ज्यादा असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, राजनीतिक असमानताएं हैं। इन सभी का जो आप कह सकते हैं कि फल है वो गरीबों को भुगतना पड़ता है। सोशल एक्सक्लूजन है इन लोगों का, यानी कि सामाजिक बहिष्कार है। आपने देखा होगा कि गरीबों को जनरली क्या है कि समाज में कोई भी चीज अगर चल रही है, ठीक है, कहीं पर भी कुछ इंपॉर्टेंट मतलब विषय चल रहे हैं, कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं चल रही हैं, तो वहां पर गरीबों की बात जनरली नहीं सुनी जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इनडेप्टनेस यानी कर्जदारी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सारे के सारे जो है गरीबी के कारण है। ठीक है, आगे देखिए, एग्रीगेट पॉवर्टी इज जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। जो औसत गरीबी है, ठीक है, वो इंडिविजुअल पॉवर्टी जो है वो उसका सम है। ठीक है, उसका टोटल वैल्यू है। पॉवर्टी इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन जनरल बाय इकोनॉमिक वाइड प्रॉब्लम्स, जैसे कि लो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि निम्न पूंजी निर्माण। ठीक है, कि जो पूंजी का निर्माण है वो कम है, बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लैक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपका जो आधारिक संरचनाएं हैं उनका अभाव है। ठीक है, डिमांड का लैक है यानी कि जो मांग है उसकी अभाव है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जो आपका जनसंख्या है उसका दबाव है। लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक और कल्याण व्यवस्थाएं हैं, यानी कि सामाजिक और कल्याण व्यवस्था मतलब जो सोशल एंड वेलफेयर के लिए जो चीजें होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनकी कमी है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या दिए गए हैं, दीज आर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से गरीबी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि इन चैप्टर 1 यू हैव रेड अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चैप्टर 1 में हमने ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा था कि उस समय देश के हालात क्या थे, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के हालात क्या थे जिस समय देश जो था वो ब्रिटिश राज के अंदर में था। Although the final impact of the British rule on Indian living standards is still being debated, there is no doubt that there was a substantial negative impact on the Indian economy and standard of living of the people. ठीक है, तो आज भी बेसिकली क्या है कि जो फाइनल इम्पैक्ट रहा है किसका, ब्रिटिश रूल का इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, उसके ऊपर आज भी चर्चाएं की जाती हैं, आज भी डिबेट किया जाता है। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस जो ब्रिटिश राज यहां पर हुआ है उसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बुरा प्रभाव ही पड़ा है, नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ा है। ठीक है, और उससे क्या है कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जो लोगों के जीवन का स्तर है वो कम हुआ है। देयर वॉज सब्सटेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने यहां पर जो इंडस्ट्रीज है या जो उद्योग है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, Imports of manufactured cotton cloth from Lancashire in England displaced much local production. ठीक है, और यहां पर क्या होता था कि हम लोगों ने जैसे चीजें पढ़ी थी कि इंडिया को बेसिकली क्या बना के रखा था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था, उसको ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता था और वहां से जो सामान बनता था उसको इंडिया में इंपोर्ट करवाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो लोकल प्रोडक्शन था, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे, वो भी उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। एंड इंडिया रिवर्टेड टू बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, यार्न एंड नॉट क्लोथ, यानी कि इंडिया ने बेसिकली, अगर इंडिया के इंडस्ट्रीज पर अगर ध्यान दिया जाता तो रॉ मटेरियल्स तो यहां पर होता ही था, तो क्या किया जाता कि रॉ मटेरियल से यहीं की इंडस्ट्रीज में जो है वो सामान बनाया जाता और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि यहां से जो रॉ मटेरियल्स पैदा हो रहा था वो उसको अपने देश की इंडस्ट्रीज में ले गए और वहां जाके उन्होंने उसका सामान बनाया और फिर उसको जाके इंडिया में बेचा। ठीक है, तो इससे दोनों तरीके से नुकसान हुआ। एक तो हमारी इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, और दूसरी चीज यह है कि जो सामान बन के बाहर से आ रहा था उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत सामान यहां पर बन भी रहा था उसकी भी मार्केट जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। As over 70% of Indians were engaged in agriculture throughout the British Raj period, the impact on that sector was more important on living standards than anything else. ये हमने देखा था कि किस तरीके से जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी कि आप कहेंगे कि 70% तक वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का अगर हम बात करें तो इस सेक्टर का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पर ज्यादा था किसी भी और क्षेत्र के कंपैरिजन में। ठीक है, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी इन्वॉल्व्ड शार्पली रेजिंग रूरल टैक्सेस दैट इनेबल्ड मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी जिसमें क्या था कि जो रूरल टैक्सेस थे, यानी कि जो ग्रामीण कर थे, उनको बढ़ाया गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे यानी कि जो व्यापारी थे और जो मनी लेंडर्स थे, जो महाजन हुआ करते थे, वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स बन गए, वो बन गए बड़े जमीनों के भूस्वामी। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड एज अ रिजल्ट एज मेनी एज 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमाइन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर में यह भी हुआ कि यहां पर जो फूड ग्रेन्स बन रहे थे हमने उनका भी क्या करना शुरू कर दिया, निर्यात करना शुरू कर दिया, और देश में क्या हुआ कि खाद्य पदार्थ की या फूड ग्रेन्स की जो थी वो कमी हो गई। और उसकी वजह से जब यहां पर अकाल पड़ा 1875 से 1900 के बीच में, तो यहां पर 26 मिलियन लोग, ठीक है, जो थे वो मारे गए। ब्रिटेन्स मेन गोल्स फ्रॉम द राज वर टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स, टू हैव इंडिया सर्विस इट्स debt payments to Britain and for India to provide manpower to its for the British Imperial armies। तो बेसिकली यहां पर जो ब्रिटिशर्स ने राज किया उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि एक तो जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज में सामान बन रहा है उनके लिए इंडिया एक मार्केट का काम करेगा। ठीक है, जो सामान वहां से एक्सपोर्ट होकर आएगा उसका। दूसरा है कि इंडिया सर्विस इट्स डेप्ट पेमेंट्स टू ब्रिटेन, जो उनका बेसिकली जो कर्जा है उसका भुगतान इंडिया करते रहेगा, और इंडिया जो है वो ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी जो है, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी सेना थी उसको इंडिया क्या करेगा, अपनी मैन पावर जो है देता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके मुख्य उद्देश्य थे। ये हम बातें जो है बड़े अच्छे से पहले चैप्टर में कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कैसे आए थे और उन्होंने क्या क्या यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह लगाई थी, ये सब चीजें हम पहले चैप्टर्स में समझ चुके हैं। ठीक है, द ब्रिटिश राज एम्पावरिज्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया। ब्रिटिश राज ने क्या करा कि काफी सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को यहां पर एम्पावरिज्ड करा, यानी कि निर्धन बनाया। ठीक है, आवर नेचुरल रिसोर्सेज वर प्लंडर्ड, आवर इंडस्ट्रीज वर्कड टू प्रोड्यूस गुड्स एट लो प्राइसेस फॉर द ब्रिटिश एंड आवर फूड ग्रेन्स वर एक्सपोर्टेड। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, उनको लूटा गया। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे उद्योग थे, वो काम करने लगे किसके लिए, कि सामान बनाते थे लो प्राइसेस में, और वो भी जाता था ब्रिटिश में, जो एक्सपोर्ट होता था यहाँ से सामान। और जो फूड ग्रेन्स थे, जो खाद्य पदार्थ थे, वो भी हमने निर्यात करने यहाँ से शुरू कर दिए। इसकी वजह से काफी सारे लोग जो थे वो अकाल के कारण और भुखमरी के कारण यहाँ पर मरे। फिर 1857-58 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, कि एंगर एट द ओवरथ्रो ऑफ मेनी लोकल लीडर्स, जो स्थानीय नेता थे उनको हटाया गया। टैक्सेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे पेजेंट्स के ऊपर, और अदर रिजेंटमेंट्स बॉइल्ड ओवर इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बाय द सिपॉइज, इंडियन ट्रूप्स कमांडेड बाय द ब्रिटिश। तो यहां पर जो सिपाही वगैरह थे उन्होंने 1857 में जो था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक क्रांति जो थी वो लाई थी। ये आपको पता है, इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या फिर आप कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, आपने हिस्ट्री में पढ़ी है। ठीक है, आगे देखिए, इवन टुडे एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड लैंड इज द प्राइमरी एसेट ऑफ रूरल पीपल। आज की डेट में भी क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो लोगों की लाइवलीहुड का, यानी कि आजीविका का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, और लैंड जो है वो उनकी एक प्राइमरी एसेट है, यानी कि उनकी प्राथमिक संपत्ति जो है वो आज भी लैंड ही है। Ownership of land is an important determinant of material well-being and those who own some land have a better chance to improve their living conditions। यानी कि जिन लोगों के पास लैंड है
उनकी ये कंडीशन है कि उनके पास चांसेस ज़्यादा है कि वो अपनी जो लिविंग कंडीशंस है उसको सुधार सकते हैं, अपना जो जीवन स्तर है उसको थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं. Since independence, the government has attempted to redistribute land and has taken land from those who have large amounts to distribute it to those who do not have any land but work on the land as wage laborers. ठीक है, आज़ादी के बाद क्या हुआ था, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने कंसेप्ट पढ़ा था लैंड सीलिंग को लेकर. ठीक है, कि लैंड सीलिंग का मतलब है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड को आप होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगाई गई थी. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर यही चीज़ की थी कि लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा थी उनसे लेके और लोगों में इसको बांटने की कोशिश की थी. ठीक है, और उन लोगों के बीच में बांटी जा रही थी या तो जिनके पास कोई लैंड नहीं थी या फिर जो किसी लैंड पर एज अ वेज लेबरर्स काम करते थे. However, this move was successful only to a limited extent as large sections of agricultural workers were not able to farm the small holdings that they now possessed as they did not have either money और स्किल्स टू मेक द लैंड प्रोडक्टिव. लेकिन ये जो तरीका था या आप कहेंगे ये जो कदम उठाया गया था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? लोगों के पास लैंड तो चलिए आ गई, मान लीजिए छोटी छोटी लैंड लोगों को मिल गई, लेकिन अब लोगों के पास क्या था कि या तो उनके पास पैसा नहीं था और या फिर उनके पास स्किल्स नहीं थी कि वो उस लैंड को क्या कर पाए, प्रोडक्टिव बना पाए और वहां पर जो चीज़ें हैं वो उगा पाए. ठीक है, एंड द लैंड होल्डिंग्स वर टू स्मॉल टू बी वायबल. लैंड होल्डिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी भी थी. ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स फेल्ड टू इम्प्लीमेंट लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज. और बहुत ज़्यादा राज्य जो थे वो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसी थी उसको लेकर उसको ढंग से इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाए थे. द लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया आर द स्मॉल फार्मर्स. ये हमें पता है कि जो यहाँ पर रूरल पुअर है यानी कि जो ग्रामीण गरीब है वो कैसे हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं. ठीक है, वो बहुत छोटे किसान हैं. द लैंड दैट दे हैव इज इन जनरल लेस फर्टाइल एंड डिपेंडेंट ऑन रेन्स. जो उनके पास जमीन है वो कैसी है, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, वो कम उपजाऊ है. और वो लोग क्या है कि सिंचाई वगैरह के लिए किस पर निर्भर करते हैं, बारिश के ऊपर. देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन सबसिस्टेंस क्रॉप्स एंड समटाइम्स ऑन लाइव स्टॉक. उनका जो सर्वाइवल है, जो उनका जीवन निर्वाह है, वो किस पर डिपेंड करता है, सबसिस्टेंस क्रॉप्स. सबसिस्टेंस क्रॉप्स का मतलब होता है निर्वाह फसलें. यानी कि जैसे मान लीजिए वो सिर्फ अपने लिए चीजें उगा रहे हैं, जैसे अपने लिए वो धान उगा रहे हैं, अपने लिए वो गेहूं उगा रहे हैं, लेकिन उनका उसके पीछे मकसद ये नहीं है कि वो उस चीजों को उगा के प्रोड्यूस करके कहीं बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे. उनका सिर्फ मकसद यह है कि अपनी जरूरतें उनसे पूरी हो जाए, उनके लिए वही काफी है. या फिर आप कह सकते हैं जो लाइव स्टॉक होता है, वो लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन, जैसे कि कैटल्स वगैरह हैं. आप कैटल्स है, आपके पास काव है, आपके पास बफेलोज वगैरह है, तो आप उनसे मिल्क वगैरह जो है वो निकाल सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सस्टेनेंस के लिए होगा. ठीक है, विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन and without alternative sources of employment, the per head availability of land for cultivation has steadily declined, leading to fragmentation of land holdings. ठीक है, अब क्या हुआ, एक और चीज हुई है. ठीक है, गरीबी तो है ही, साथ में एक चीज और हो रही है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है. ठीक है, और रोजगार का कोई विकल्प अवेलेबल है नहीं. तो इससे क्या है कि जितने भी लोग गांव में पैदा होते हैं वो धीमे धीमे क्या है कि परिवार जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो लोग, अब लैंड तो सीमित है. ठीक है, एक परिवार के पास जो लैंड है वो सीमित है, तो उसमें जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो बढ़ती चली जाती है. तो उससे क्या है कि जो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो कम हो जाएगी. ठीक है, और इससे क्या होगा कि लैंड के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे. ठीक, द इनकम फ्रॉम दीज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इज नॉट सफिशिएंट टू मीट दी फैमिलीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स. और जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, इनसे जो कमाई होगी वो इतनी नहीं है कि जो परिवार की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके. ठीक है, आपने ये चीज सुनी होगी अबाउट द फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू पे बैक द लोन्स दैट दे हैव टेकन फॉर कल्टीवेशन. ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है कि जो किसान है वो ऋण लेते हैं, वो लोन लेते हैं और बाद में उसको वो चुका नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं. ठीक है, and other domestic needs as their crops have failed due to drought or other natural calamities. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनकी फसलें हैं वो सूखा पड़ने की वजह से या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसकी वजह से जो उनकी फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं. तो वो वापस क्या है कि ऋण का जो पैसा लिया होता है, जो लोन उन्होंने लिया होता है, वो वापस कर नहीं पाते और इस वजह से मजबूरन वश उन्हें फिर खुदकुशी जो है वो कर लेते हैं.
most members of scheduled caste and scheduled tribes are not able to participate in the emerging employment opportunities in different sectors of the urban and rural economy as they do not have the necessary knowledge and skills to do so. ठीक है, जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यानी कि जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं, वो क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इमर्ज कर रही है, यानी कि जो रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, चाहे वो अर्बन क्षेत्रों में हो, यानी कि शहरी क्षेत्रों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो, जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन वो उनमें हिस्सा नहीं ले पाते, उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो नॉलेज रिक्वायर्ड है और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो उन लोगों के पास नहीं होती है। ठीक है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर in India are largely the overflow of the rural poor who migrate to urban areas in search of employment and a livelihood। ये मैंने आपको बताया था जब हमने शुरुआत में भी आज के डिस्कस किया था कि रूरल पुअर की जो संख्या है वो कम हो रही है और जो अर्बन पुअर है वो बढ़ रहे हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन उसका कारण है कि लोग जो है वो गांव से शहरों की तरफ को आ रहे हैं रोजगार की तलाश में। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्ब ऑल दीज पीपल। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में हो भी रहा है वो इन सभी लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी कि इन सभी लोगों को रोजगार नहीं दे पाता है। द अर्बन पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड और इंटरमिटेंटली एम्प्लॉयड एज कैजुअल लेबरर्स। यानी कि जो अर्बन पुअर होते हैं, जो गांव से लोग आए हुए हैं, या तो वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि या तो वो बेरोजगार है, या फिर वो इंटरमिटेंटली एम्प्लॉयड है। इसको बोला जाता है अनियत रोजगार, यानी कि उनके पास कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कभी कभी उनको रोजगार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। कैजुअल लेबरर्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी एज दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी, नो एसेट्स, लिमिटेड स्किल्स, स्पार्स अपॉर्चुनिटीज एंड नो सरप्लस टू सस्टेन देम। जो वल्नरेबल, सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो कैटेगरी है वो कैजुअल लेबरर्स की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा उनके पास कोई एसेट्स नहीं है, उनके पास जो स्किल्स है वो भी उनकी लिमिटेड है, उनके पास जो मौके हैं वो भी स्पार्स है, यानी कि कम है, और उनके पास कोई सरप्लस नहीं है कि जिसके बेसिस पे वो लोग क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। तो वो सबसे ज्यादा जो है वल्नरेबल कैटेगरी मानी गई है। पॉवर्टी इज देयरफॉर आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉवर्टी इससे भी रिलेटेड है, किससे? जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उससे। Unemployment or underemployment and the casual and intermittent nature of work in both rural and urban areas that compels indebtedness in turn reinforces poverty। यानी कि या तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब या तो रोजगार है ही नहीं, ठीक है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जितना वेज वगैरह मिलनी चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, या फिर कैजुअल और इंटरमिटेंट है, यानी कभी कभी उन लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो। वो क्या कंपेल करता है? वो लोगों को मजबूर करता है कर्ज लेने के लिए, क्योंकि अब सर्वाइवल के लिए आप लोगों को कहीं से पैसा तो चाहिएगा। अगर आपके पास पैसा जो है वो रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है तो फिर पैसा कहां से आएगा? उसके लिए आपको ऋण लेना पड़ेगा। तो इससे भी क्या होता है कि जो गरीबी है वो बढ़ रही है। ठीक है, इनडेप्टनेस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कॉजिंग पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी जो है वो कर्ज लेने से बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से कर्ज लेंगे तो फिर वो कर्ज आपको चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी, ब्याज भी देना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी जो गरीबी है वो बढ़ रही है। आगे दिया गया है, अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल गुड्स एट अ रेट हायर देन द प्राइस ऑफ लग्जरी गुड्स फर्दर इंटेंसिफाइज द हार्डशिप एंड डेप्रिवेशन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, कि जो जरूरी सामानों की कीमतें हैं वो, या फिर जो खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो जो है वो लग्जरी गुड्स के प्राइस से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक है, उनकी कीमतें जो है वो लग्जरी गुड्स की जो कीमतें हैं, जो आप कह सकते हैं जो ऐशो आराम की चीजें हैं, जो सुविधा की चीजें हैं, उनसे जो उनका रेट है बढ़ने का, जो गति है, जो दर है वो ज्यादा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लो इनकम ग्रुप्स है उनको ज्यादा इसका फल जो है वो भुगतना पड़ रहा है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स हैज ऑल्सो लेड टू परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जो असमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और एसेट्स का, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो पॉवर्टी की जो समस्या है, जो गरीबी की समस्या है वो यहां पर बनी हुई है। ऑल दिस हैज क्रिएटेड टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन सोसाइटी। इस सब की वजह से क्या हुआ है कि समाज में दो ग्रुप्स बन चुके हैं। पहला है कि दोज हु पोजेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न गुड इनकम्स एंड दोज हु हैव ओनली देयर लेबर टू ट्रेड फॉर सर्वाइवल। दो ग्रुप ये है कि एक तो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है, जो अच्छा पैसा वगैरह कमा रहे हैं,
और दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ अपना लेबर दे सकते हैं, मतलब जो सिर्फ श्रम कर सकते हैं, जो श्रमिक हैं और उसी के आधार पर वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया हैज वाइडेंड। तो सालों के साथ साथ जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ते गए हैं, जो रिच और पुअर है यानी कि जो अमीर और गरीब है, इनके बीच का जो गैप है, जो खाई है, वो बढ़ती चली गई है। ठीक है, वो ज्यादा गहरी होती चली गई है। Poverty is a multi-dimensional challenge for India that needs to be addressed on a war footing। ठीक है, यहां पर यह लिखा गया है कि जो गरीबी है वो एक बहुआयामी चैलेंज है, चुनौती है भारत के लिए, जिसको युद्ध स्तर पर, जिसका एड्रेस करा जाना चाहिए, जिसको युद्ध स्तर पर देखा जाना चाहिए और इसके लिए जो है वो कुछ ठोस कदम या कड़े कदम जो है वो उठाए जाने की जरूरत है। ठीक है, आज हम इसको इतना ही रखेंगे। इसके बाद हमें अगला पार्ट में कवर करना है कि क्या क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए स्टार्ट किए गए थे और उनका इंपैक्ट क्या रहा है। ठीक है, इसको हम अगले पार्ट में लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगले पार्ट में हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक चीज़ों को पहुँचाइए। और फिर से मैं कहूँगा कि वीडियोज़ को आप लोग पूरा वीडियोज़ को देखिए, चीज़ें समझिए और जो भी MCQ सीरीज हमारी स्पेसिफिकली चल रही है उसका जवाब भी, उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहिए और जवाब देते रहिए। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई बात आप हमसे और शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल ID के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।